नमस्कार, मैं हूँ राजन कात्यायन। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से एक गुज़ारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रोग्राम को देखने के बाद आपको कैसा लगा, उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। अगर कुछ कमियाँ हैं, तो वो भी लिखें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी, जिनसे आज हम समझेंगे, जिनसे चर्चा करेंगे कि 5 राज्यों में चुनाव जो होने हैं, 3 जगह हो चुके हैं, 2 जगह होने हैं और उन 2 राज्यों में क्या स्थिति है या जहाँ चुनाव हो गए हैं, वहाँ क्या स्थिति है? इन सारी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हम जुड़ते हैं विनय जी से। विनय जी के पास सीधे चलते हैं और पूछते हैं, विनय जी, अभी आपने क्या देखा? असम पे आप निगाह बनाए हुए थे। असम में हुआ, पुडुचेरी में हुआ, तो आपने कैसे देखा? असम में आप गहरी निगाह रखे हुए थे। असम में आपको क्या लगा? देखिए, असम का चुनाव बहुत ही ज़्यादा संशय वाला चुनाव है। एक तरफ ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से वहाँ पर हर चीज़ को कंट्रोल किए हुए है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी जान जोखिम में अपने पूरा ताकत झोंक दी है। बावजूद इसके कि वहाँ पर जो परिणाम आएँगे अप्रत्याशित आने वाले हैं, क्योंकि हैवी वोटिंग बहुत हैवी हुई है। मान के चलिए जब वोटिंग कम होती है तब परिणाम बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित नहीं आते हैं। आइडिया लग जाता है कि ये चुनाव इसके पक्ष में जा रहा है। लेकिन जब बहुत भारी संख्या में वोटिंग होती है तब फाइट बहुत तगड़ी हो जाती है। हाँ, 85% और हुई, उससे भी ज़्यादा, 85 पॉइंट जी, समथिंग। हाँ जी, इसीलिए कह रहे हैं कि वहाँ और बड़ा दूसरी तरफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पिछले 10 साल से है। जनता में आक्रोश भी है, क्योंकि आप तो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य मतलब डेवलपमेंट पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उसके जो मुद्दे ही दूसरे होते हैं। उसके मुद्दे ये होते हैं कि किसी तरीके से धार्मिक फसाद में जनता को फँसाए रखो, ताकि वो मूल मुद्दों से बिल्कुल भटकी रहे। अगर सही एजुकेशन मिलने लगेगी, तो बच्चे रोज़गार की बात करेंगे, है ना? तो ये सब पूछेंगे कि भाई स्वास्थ्य कैसा है? प्राइमरी एजुकेशन क्यों नहीं हो रही है? जलवायु कैसी है? पर्यावरण कैसा है? मतलब उनके दिमाग में मूलभूत समस्याएँ आएँगी। और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई, बेहतर शिक्षा और रोज़गार जैसे मुद्दे नहीं होते हैं। ये सिर्फ़ क्योंकि ये लायबिलिटी से बचते हैं। बच्चे पढ़ेंगे, रोज़गार माँगेंगे, इसलिए उनको भटकाते रहिए। मंदिर मस्जिद का ऐसा मुद्दा है, धार्मिक उन्माद फैलाते रहो, युवक केवल मस्जिद के आगे नाचते रहें, क्रिश्चियन और चर्चों को तोड़ते रहें, तो ये सब चीज़ों में बिज़ी हैं। उनको कोई धंधे की कोई बात उनको समझ में नहीं आती है। नहीं, तो इसलिए आपको ये क्या लगता है समझते असम में ये जो हिंदू मुस्लिम है, जी, इस तरह की चीज़ कोई वहाँ पे है क्या ज़मीन पे? ये कारगर होगा, जो बीजेपी का अपना हथियार है? नहीं बीजेपी के पास तो सिर्फ़ यही एक हथियार है, नहीं, असम में क्या केवल एक कारगर वही होने हथियार वाला है। है अभी, इस बार, या अब ये देखिए, मिस हो जाएगा? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। पढ़ा जी। हुआ रोजगार पढ़ा युवा रोजगार मांगता है, अच्छी से एजुकेशन के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाना पड़ता है उसको। वो बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं, वो असम में रह के अपना रोजगार क्यों नहीं कर पा रहे? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने इन मुद्दों को बड़ी मुखरता से उठाया है कि असम का युवा बाहर जाने पे क्यों मजबूर है। वो चाहते हैं कि असम के अंदर ही अच्छी शिक्षा हो और रोजगार के अवसर हो, व्यापार के अच्छे अवसर हो, तो बाहर क्यों जाएगा आदमी? तो मूल मुद्दे हैं, कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश की है। और लास्ट लास्ट दौर में चुनाव के जिस तरीके से पवन खेड़ा ने वो जो पासपोर्ट बम फोड़ा, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा लॉस होगा। और जहाँ तक लग रहा है कि वहाँ बदलाव हो सकता है। असम को मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूँ।
असम में बदलाव होगा। आपका मानना ये है कि वहां पे ये हिंदू मुसलमान ये नहीं चलेगा। सरकार की जो 10 साल से वहां शासन है, एंटी इनकम्बेंसी भयंकर तरीके से है और अब चीजें आदमी समझ चुका है, मतदाता समझ चुका है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतदाता अब अपने करीबी मुद्दे, रोजगार, महंगाई, इन पे समझने लगा और इन पे बात करने लगा और इसका असर असम में दिखाई पड़ेगा। यानी आपका सीधा-सीधा आकलन कि असम में बदलाव की बयार चल चुकी है। गोयल जी, केरल लगभग 100% साक्षरता वाला स्टेट और वहां पे भी अभी इस तरह का कोई बीजेपी का कोई करामाती करिश्मा नहीं चल पाया है। इस बार 78% मतदान हुआ है। आपको क्या लगता है, लगभग वहां यही पिछले चुनाव में भी ऐसा ही होता रहा है। आपको क्या लगता जी है, चल केरल की बात कर लेते हैं, पुडुचेरी छोटा केरल राज्य है, वहां पे बीजेपी और एक स्थानीय राजनीतिक दल की मिलकर सरकार है। वहाँ क्या है, वहाँ भी चुनाव हो चुका है। लेकिन बात करेंगे, महत्वपूर्ण केरल है। केरल में क्या है? आपने तो कह दिया असम में बदलाव की बहार, केरल में आपको क्या लग रहा है? देखिए, केरल में तो सबसे बड़ी चीज़ है लिटरेसी है और जहाँ जी, पढ़ाई-लिखाई का मुद्दे होते हैं, जी, पढ़ा-लिखा व्यक्ति ये धार्मिक उन्माद में बहता नहीं है। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, वहाँ पे लोग पढ़ाई-लिखाई करते हैं और वहाँ इनका धार्मिक उन्माद वाला मंत्र या ये यूँ कहें कि मैजिक चल नहीं पाता है, चाहे कितनी भी प्रोग्रेस कर लें। आप साउथ में तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि उनका हिंदू-मुस्लिम चल नहीं पाता है और जो हिंदी भाषी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे लोग धर्म और आस्था के आधार पर ये ध्रुवीकरण करा लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहाँ-जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ तो ये मंत्र इनका ये शगुफ़ा बहुत आसानी से चलता है। हिंदू-मुस्लिम करते रहो, मंदिर-मस्जिद की राजनीति करो, लोग मूल मुद्दों से भटक जाएँगे और घूम-फिर के उनके पास सिर्फ़ एक ही बात है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमारी पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी देश है और प्रधानमंत्री देश के भगवान हैं। ये दिमाग में भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दलों ने भर दिए। ऐसे में ये मान लीजिए कि मीडिया ने बहुत ही गंदा रोल इस मामले में पेश किया है। मीडिया को लोग बहुत ये समझते थे कि जो बात मीडिया में चल रही है, वो सही है। पहले ये लोग ये बात मानी भी जाती थी कि हम लोग भी बिल्कुल। अखबारों में काम कर चुके हैं कि 4 लाइनें अगर किसी के खिलाफ में छप गई, तो लोग उस चीज़ को बहुत गले देते थे। लेकिन आजकल क्या है, आप देखिए प्रेस रिलीज़ वगैरह ही चलती है, क्योंकि उनको सरकारें पैसा देती हैं विज्ञापन छापने के लिए, तो उनका पेट तो पैसे से भर रहा है ना। तो मीडिया का जो सम्मान था, वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया या यूँ कहें कि अपना पैर कुल्हाड़ी पे दे रखा है, पत्रकारों की अब कोई वक़्त नहीं रह गई है। वो ये मान लिया दरबारी हैं, इनको चाय-पानी पिलाओ और चलता करो। हाँ, लेकिन इसलिए लेकिन क्या पत्रकार हिंदी मीडिया इससे ज़्यादा प्रभावित है और साउथ में का विशेष तौर पर केरल में हिंदी मीडिया का इतना वर्चस्व नहीं है। वहाँ के अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल, क्षेत्रीय भाषाओं के अखबार, वो ज़्यादा पावरफुल है, वो काम करते हैं और साक्षरता जैसे कि आपने बताया 100% साक्षरता वाला प्रदेश और वो जी, डिसीज़न भावनाओं में नहीं बहेगा, वो उसके अपने मुद्दे हैं, अपने स्थानीय मुद्दे हैं और वो देश के साथ जिस तरह से कदम-ताल मिला के चल रहा है, वो अपना दिमाग खोल के रखने वाला है, आप ये कहना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं 23 तारीख अब नज़दीक आने वाली है, पहला चरण होगा जिसमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का भी एक चरण होगा वहाँ पे। उसके बाद 29 तारीख को पश्चिम बंगाल में हाँ, दूसरा तो चरण होगा, यानी 2 चरणों में है। तो पहला चु पहला थोड़ी चरण 23 थोड़ी को है, पश्चिम हाँ, पहला बंगाल में चरण पहला चरण तो हाँ, 23 को है, फिर थोड़ी-सी ब दूसरा थोड़ी-सी बात तमिलनाडु के कर लेते हैं, फिर हम पश्चिम बंगाल पे आते हैं। वहाँ पे जो सरकार है डीएमके, अभी क्या आपको लगता है कि वहाँ पे बीजेपी कुछ अपना वहाँ भी करिश्मा कोशिश बहुत की थी। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल तो टारगेट था ही, लेकिन तमिलनाडु में भी सेंध लगाना बीजेपी का पहला पूरा कोशिश शुरू हो गई थी। और अभी कितना कर पाए हैं, क्या है, आपको क्या लगता है? कैसे देखते हैं आप वहाँ पे?
देखिए आप बीजेपी का पिछले विजय रथ। पिछले जी 10-12 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जितने भी चुनाव हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे कुछ अस्तित्व बना नहीं पाई है। वहाँ साउथ में आप संघ का प्रभाव देख सकते हैं, लेकिन रीजनल पार्टीज ने बीजेपी को अपनी जमीन बनाने नहीं दी और खास तौर से एआईएमआईएमके और डीएमके, वहाँ दो बड़ी पार्टियां हैं आपस में, लेकिन उसके बावजूद वहाँ भारतीय जनता पार्टी पैर जमाने में सक्षम नहीं है। एआईएमआईएमके की जो पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया है, पहले भी गठबंधन किया था, पिछली बार भी, और फिर बाद में कुछ आपस में कहा सुनी हुई, एआईडीएमके अलग हो गया और भारतीय जनता फिर वो एक दूसरे के गठबंधन में आ गए। लेकिन जो स्टालिन का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है, वहां पर जनता उनके काम काज से प्रसन्न है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो वहां चलता है। उनका एक सबसे बड़ा जो अमोघ शस्त्र है, शैक्षिक, जिस तरीके से शिक्षा वाली बात है, वो उनके एजेंडे में नहीं है। उनके एजेंडे में तो यह है कि मंदिर और मस्जिद की बात उठा देंगे तो वहां पे चल नहीं पाएगी, हिंदू मुस्लिम हो ही नहीं सकता। वहां की सरकारें एक दृष्टि से सबको देखती है, चाहे वो हिंदू के लिए हो चाहे मुस्लिम को। योजनाओं का लाभ हर किसी को मिल रहा है। यही वजह है कि वहां पर लोग सरकार की कमियों और खूबियों के आधार पर उनको वोट देते हैं। तो ये समझिए एडीएमके और जो स्टैलिन की पार्टी है डीएमके, वहां पे कांग्रेस के साथ उसका टाई अप है। तो ये मान लीजिए कि जो भी सीटें बचेंगी वो डीएमके और एआईएमआईएमके के बीच में ही बचनी है। तो भारतीय जनता पार्टी के एक आध सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। वहीं तीसरे फ्रंट के रूप में, तीसरी पार्टी के रूप में साउथ का एक्टर विजय थलपति आ गए हैं, थलाइवा। वो उनका अच्छा खासा प्रभाव देखा जा रहा है और वहां के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि विजय की पार्टी टीवी के को भी 2-4 सीटें आने की पूरी उम्मीद है और ये सपोर्ट करेगा आपके स्टालिन की पार्टी को, क्योंकि कुल मिलाकर उसका भी जो मानना है, वो हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। इससे पहले भी वो कह चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका कोई पैक्ट नहीं होने वाला। तो ये समझ लीजिए कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के लिए होने के लिए कुछ नहीं है। 2-1 सीट मिल जाए तो उनके लिए गेम होगा। जी, जी, जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां वहां भी ताकतवर हैं और वो इस चुनाव में भी पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं और 23 तारीख को वहां मतदान होने वाला। और अब बात करते थे पश्चिम बंगाल के बारे में। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के बाद बीजेपी के लिए बड़ा महत्वाकांक्षी योजना का भाग रहा है कि पश्चिम बंगाल कैसे जीता जाए। लगातार 2 बार प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बार बहुत पहले से बीजेपी वहाँ पे काम कर रही है। तरह-तरह के चीज़ें, पूरा सर्वे, उसके बाद एसआईआर और लगातार खबरों में बनाए रखने के लिए तरह-तरह की योजनाएँ। और महत्वपूर्ण है, 294 सीटें हैं, लेकिन टीएमसी वहाँ जमी हुई है। इस चुनाव में आपको क्या लग रही है गोयल जी? क्योंकि अब तो वहाँ माहौल लगभग रैलियाँ खूब हो रही हैं, दोनों लोग लगे हुए हैं, दोनों आरोप-प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। मतदाताओं का भी आपको फीडबैक आपके पास आ रहा है, वहाँ पत्रकारों से भी बात हो रही है। आपको कैसे देखते हैं? आपको क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से अश्वमेध यज्ञ है। उन्होंने चारों तरफ तो अपनी जीत हासिल कर ली, लेकिन पिछले 12 साल में जितनी भी कोशिश की उन्होंने, किसी में वो सफल नहीं हो पाए। हर बार उनकी कोशिश रहती है कि ममता सरकार को गिराया जाए, लेकिन कुछ तो खास है ममता सरकार में कि लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। 3 बार उनको मौका दे चुके हैं और बहुत संभावना है कि ममता बनर्जी इस बार भी सरकार बना ली। जैसा कि सर्वे बता रहे हैं, वहाँ के लोग जो रहने वाले हैं वो बताते हैं कि वहाँ के लोग दंगा फसाद नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी प्रदेश में सरकारें हैं,
वहां पर इनकी नीति यही है, हिंदू मुस्लिम को कराते रहिए, अपने राजनीतिक रोटियां सेकते रहिए, एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है इनके यहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी जितनी भी डिपार्टमेंट है, जितने भी उद्योग हैं, वो सब ठप होते जा रहे हैं, सब प्राइवेट कर दिए जा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि अडानी और अंबानी दो ऐसे ग्रुप हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दो बेचने वाले हैं, दो खरीदने वाले हैं। तो ये बात भी छुपी नहीं है, जिस तरीके से इन दो ग्रुपों में आसमान पे बैठ गए हैं, तो ये बात लोग समझते हैं कि उद्योग धंधे भी जरूरी होते हैं और उद्योगपति से संबंध भी बनाए रखने होते हैं, क्योंकि चुनाव के लिए पैसा तो उद्योगपति ही देंगे। ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के बारे में कि ये उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, जनता के लिए नहीं। इनकी पॉलिसी जितनी भी होती है सब उद्योगपतियों के हिसाब से बनाई जाती है, ताकि उनको फायदा मिले। उनको जो फायदा मिलेगा तो पार्टी फंड में पैसा आएगा, उसी हिसाब से उनको चुनाव लड़ने में ताकत मिलती है। तो पश्चिम जी बंगाल की बात जी तो ये है कि जी वहां का जो जनमानस है वो कहता है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में इतने ज्यादा क्राइम रेट बढ़ा हुआ है और सरकार का इन पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। उनके मुकाबले में पश्चिम बंगाल हमारे लिए बहुत सेफ है, इसलिए वो कोई भी बदलाव करने के मूड में नहीं दिखता है। तो ये जो जनमानस की बात है, वहां पे आप ये बात देख लीजिए कि हर आदमी चाहता है कि रोजी रोटी चलती रहे, सुरक्षा से अपने घर पे आ जाए और माहौल आपस में सौहार्द का बना रहे, कोई हिंदू जी नहीं, कोई मुस्लिम ना हो, बस। अब मानसिक तनाव बहुत हो जाता है अगर आपके क्षेत्र में कुछ ऐसी बात होती है, मस्जिद के सामने दंगा हो जाए, मंदिर तोड़ दिया जाए या गिरजाघर तोड़ दिया जाए, तो ऐसे में मानसिक तनाव बहुत होता है। और ये इसी बात का फायदा उठाते हैं कि आदमी तनाव में रहे, मूल मुद्दों की तरह वो सवाल ना करे, सरकार को कटघरे में खड़े करने की उसकी हिम्मत ना हो। तो लेकिन पश्चिम आप तो बंगाल कह की रहे हैं बात, पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है, सब दिमाग रख रही है और वो पूरा नजर रखे हुए वो बातों में नहीं आने वाली, आपका मानना ऐसा है। तो हम आपसे लगे हाथ ये भी पूछ रहे हैं, फिर पांचों में क्या होने वाला है, बीजेपी कहाँ है और अन्य पार्टियां कहाँ है, तो कैसे आप देखते हैं पांचों में, कुछ गलत बताइए। दो देखिए प्लस तीन या 1+4 या 2+2 या 2+3, क्या आप मानते हैं? देखिए कांटे की लड़ाई असम में बहुत तगड़ी है, 50-50 की भी हो सकती है या 60-40 की भी हो सकती है। जी कांग्रेस वहां बदलाव कर भी सकती है, करने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि हर आदमी मूल समस्याओं से ग्रसित है। तो ये मान के चलिए अगर असम जीत लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की कोई गेम नहीं है, ये कहा जाएगा कि उन्होंने अपना स्टेट बचा लिया। और बाकी 3-4 जगह पे पश्चिम बंगाल अगर ये जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि होगी, है ना। और ये समझ लीजिए कि बाकी 3 राज्यों में इनका कुछ नहीं होना। तो ये मान के चलिए 4-1 अगर असम जीत भी लेते हैं तो 4-1 का मामला होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल अगर वो जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त करने की बात होगी और भारतीय जनता पार्टी में ग्राफ बढ़ सकता है। लेकिन अगर असम और पश्चिम बंगाल हार गए तो ये समझ लीजिए ये अंत की शुरुआत हो जाएगी। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी। आपका मानना ये है कि 5 राज्यों में पुडुचेरी और तमिलनाडु में कोई हिसाब नहीं है, केरल एज इट इज बना रहेगा, वहां भी सेंधमारी हो पाना बहुत मुश्किल है। और आपने कहा जी केरल में इस समय इसकी लेफ्ट की सरकार है, तो कांग्रेस बड़े काम कर रही है, या यूं कहा जाए कांग्रेस बड़ी शिद्दत से जुटी है वहां पे परिवर्तन के लिए। बाकी सब सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जी, केरल में कांग्रेस अच्छी पोजीशन में आ सकती है, जी आपका मानना है। और आप स्पष्ट देख रहे हैं कि असम में बदलाव की बयार चल चल रही है, ये मानना है वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी का। और पश्चिम बंगाल में लड़ाई बहुत बड़ी है और जिसको जीत पाना बीजेपी के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। और वहां भी आप कुछ गुंजाइश देख नहीं रहे। आपने स्पष्ट कहा कि अगर ये दोनों जाते हैं तो 3-2 होगा और नहीं तो 1 और 4 की स्थिति होगी।
ये मानना है वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी का। हमारा समय हो गया। बहुत-बहुत धन्यवाद गोयल जी, आपने पाँचों राज्यों के चुनाव पे अपना एक स्पष्ट आकलन हमको दिया। हम आगे भी किसी अन्य मुद्दे पे फिर हाज़िर होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार आप